हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ नेक के क्लिनिकल्स को पढ़ रहे थे। लास्ट क्लिनिकल हमने जो किया था वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन की प्रोमिनेंस था। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जुगुलर वेन की सेवरेंस यानी इसकी ट्रॉमेटिक इंजरी। तो जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन, पहली बात ये कहाँ पे होती है? ये नॉर्मली ये लैटरल सर्वाइकल रीजन यानी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की रूफ को पियर्स करने के बाद सुपरफिशियल बन जाती है। तो फिर अगर इसकी इंजरी हो जाए तो फिर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन की जो सेवरेंस साइट होती है वो कहाँ पे होती है, किस साइड पे ये डैमेज होती है, ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, वो होती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, जहाँ पर ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की रूफ को पेनिट्रेट करती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड यानी स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के पोस्टीरियर बॉर्डर पर आके जहाँ ये रूफ को पियर्स करती है, किसकी रूफ को? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की या फिर लैटरल सर्वाइकल रीजन की। रूफ ऑफ लैटरल सर्वाइकल रीजन, लैटरल सर्वाइकल रीजन यानी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, इसकी रूफ को पियर्स करती है। तो यहाँ पे ये डैमेज होती है। अगर ये डैमेज हो गई तो फिर हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जब ये डैमेज होती है तो फिर इसका जो ल्यूमेन होता है, इसका ल्यूमेन ओपन होता है डीप सर्वाइकल फेशिया से, यानी जो इसका इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया इसके दो एंड्स को ओपन रखती होती है, इसके ल्यूमेन को ओपन रखती होती है, क्योंकि ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की रूफ को पियर्स करती है और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की रूफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया बनाती है। इसका मतलब जब डीप इन्वेस्टिंग लेयर होगी वो इसके ल्यूमेन को ओपन रखेगी। तो फिर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया अब डीप सर्वाइकल फेशिया है वो इसके ल्यूमेन को ओपन रखेगा, क्योंकि इसके एंड्स को एक एक्सटेंड कर रहा होता है। जब इसका ल्यूमेन ओपन रहेगा तो फिर जो नॉर्मल थोरैक्स में जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव की रेंज में होता है। तो फिर इंट्राथोरैसिक प्रेशर नेगेटिव हो जाने की वजह से एयर इसमें सक कर सकती है। तो फिर थोरैक्स का नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर, थोरैक्स का नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर हो जाने की वजह से एयर इसमें सक कर सकती है इस वेन के अंदर। और अगर इसमें एयर सक कर गई तो हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली बात, एक चर्निंग नॉइस होगा थोरैक्स में। चर्निंग का मतलब चर्र की आवाज़ आ रही होगी, चर्निंग नॉइस होगा थोरैक्स के अंदर, जो हर रिस्पायरेशन में यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हमें सुनने को मिलेगा। चर्निंग नॉइस होगा। और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि जो एयर है वो इसको ब्लड को क्या करेगी? साइनोटिक बना देगी, यानी साइनोसिस हो जाएगी। मतलब इसमें ऑक्सीजन कंटेंट काफ़ी कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन रिड्यूस फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर रिड्यूस हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी रिलेटिवली ज़्यादा होगी। और आगे तीसरी बात बल्कि जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन लीड करती है सबक्लेवियन वेन की तरफ, और सबक्लेवियन वेन का ब्लड जाता है किसके पास? ब्रेकियोसेफलिक वेन के पास। ब्रेकियोसेफलिक वेन का ब्लड जाता होता है सुपीरियर वेना के पास। सुपीरियर वेना केवा का जाता होता है हार्ट के पास। इनडायरेक्टली जो एयर इम्बोलिज्म है वो एयर इम्बोलिज्म राइट साइड ऑफ द हार्ट पे चला जाएगा। और जब वो एयर इम्बोलिज्म राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाएगा तो वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड है उसको फ्रॉथ से भर देगा, यानी जो झाग हो गई उससे भर जाएगा। और जब ये फ्रॉथ होगा तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। फाइनली ब्लड फ्लो राइट साइड ऑफ द हार्ट स्टॉप हो जाएगा। तो जो ब्लड फ्लो होगा राइट साइड ऑफ द हार्ट वो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो थ्रू राइट हार्ट वो स्टॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस की वजह से। और फाइनली जब ब्लड फ्लो कम हो गया राइट हार्ट का तो फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ ब्लड फ्लो कम जाएगा, ऑक्सीजनेशन भी कम होगी। तो फाइनली यहाँ पर हमें डिस्निया देखने को मिलेगा। डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो फिर इसको प्रिवेंशन करने के लिए, एयर इम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर एयर इम्बोलिज्म को
प्रिवेंट करने के लिए हमें इस वेन के ऊपर प्रेशर देना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर, ताकि इसका ल्यूमेन रिलेटिवली ओपन ना हो। जब ल्यूमेन ओपन नहीं होगा तो फिर एयर इसके अंदर एंटर नहीं हो सकेगी। तो फिर एक्सटर्नल जुगुलर वेन पर एक्सटर्नल प्रेशर दो ताकि ब्लीडिंग भी रुक जाए, और ब्लीडिंग भी रुक जाएगी और दूसरी तरफ यह हो सकता है कि जो एयर एम्बोलिज्म वो भी नहीं होगा। तो ये तो हो गया सेवरेंस ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन। नेक्स्ट है लीजन ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की जो लीजन है उसको हमने क्रेनियल नर्व के अंदर देखना है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्लिनिकल होगा लीजन ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व यानी 11th नर्व। तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो 11th नर्व होती है वो किस ट्राइंगल के अंदर होती है, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक के अंदर। तो फिर इसकी लीजन के क्या कॉजेज हो गए। पहली बात यह है कि कोई पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा नेक का पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो जाए, या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर, या फिर लैटरल सर्वाइकल रीजन भी बोलते हैं उसको। और ऊपर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा किस टाइप का हो सकता है, स्टैब वुंड या फिर बुलेट इंजरी भी हो सकती है। तीसरा काज ये हो सकता है कि कोई ट्यूमर हो क्रेनियल बेस पर, यानी बेस ऑफ क्रेनियम पे ट्यूमर हो। चौथा ये हो सकता है कि जुगुलर फोरामिन का फ्रैक्चर हो। अगर जुगुलर फोरामिन का फ्रैक्चर हो तो फिर इसके साथ साथ हमें 9वीं 10वीं नर्व का भी लीजन देखने को मिलेगा। तो जुगुलर फोरामिन का फ्रैक्चर हो, और जुगुलर फोरामिन का फ्रैक्चर हो तो फिर 9वीं भी गई, 10वीं भी गई और 11वीं भी गई। इस कंडीशन को बोलते हैं जुगुलर फोरामिन सिंड्रोम। जुगुलर फोरामिन सिंड्रोम। तो इसके कॉजेज तो हमने देख लिए, इसके इफेक्ट को देख लेते हैं। तो इस नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से दो मसल इफेक्ट हो गए। पहला जो मसल है वो है स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड और दूसरा होगा ट्रेपेजियस। और अगर स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड इफेक्ट हो गया तो फिर हमें डिफिकल्टी होगी हेड की टर्निंग में। तो हेड की टर्निंग टू ऑपोजिट साइड वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और इसके अलावा वीकनेस हो जाएगा इन लैटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक। तो ये हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा मसल था ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस की अगर पैरालिसिस होती है तो फिर शोल्डर्स की एलिवेशन नहीं होगी, यानी शोल्डर ड्रॉप कर जाएंगे, ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर। ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो सकेगी, और इसके साथ साथ नेक की एक्सटेंशन में भी डिफिकल्टी होगी। तो फिर वीकनेस इन नेक एक्सटेंशन, क्योंकि दो ट्रेपेजियस राइट और लेफ्ट के दोनों मिलकर नेक की एक्सटेंशन कराते हैं। तो ये था लीजन ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व यानी 11th नर्व। नेक्स्ट है फ्लैनिक नर्व। तो फ्लैनिक नर्व का सेवरेंस, उसका ब्लॉक और इसका क्रश। तो हमने तीन चीज़ें देखनी है फ्लैनिक नर्व की। तो फ्लैनिक नर्व का एक तो हमने देखना है सेवरेंस, दूसरा ब्लॉक जो हमने खुद किया होगा एनेस्थेटिक सोल्यूशन डाल के, तीसरा क्रश कोई ट्रॉमेटिक इंजरी उसने डैमेज कर दिया। अगर सेवरेंस होती है फ्लैनिक नर्व की, यानी अगर स्टैब वाउंड बुलेट वाउंड, तो फिर डायाफ्राम की पैरालिसिस होगी और इप्सिलैटरल डायाफ्राम की पैरालिसिस होगी। और अगर इप्सिलैटरल डायाफ्राम की पैरालिसिस होती है तो हमें रेडियोग्राफ पर पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन देखने को मिलती है।
फेरेनिक नर्व का जो ब्लॉक होता है ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए काम करता होता है, तो ये शॉर्ट पीरियड का पैरालिसिस प्रोवाइड करता है, जबकि सेवरेंस ऑफ फेरेनिक नर्व ये परमानेंट पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करता होता है, और जबकि क्रश इंजरी ये रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ पैरालिसिस तक प्रेजेंट करता होता है। लेकिन ये तो कंडीशन होती है टेम्परेरी होती है, लेकिन जो सेवरेंस होती है ये रिलेटिवली परमानेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नर्व ब्लॉक इन लैटरल सर्वाइकल रीजन। तो नर्व ब्लॉक इन लैटरल सर्वाइकल रीजन यानी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में हम नर्व ब्लॉक करते होते हैं। नर्व ब्लॉक इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर नेक की सर्जरी करनी है तो फिर जिस प्लेक्सिस को हमें एनेस्थेटिक सोल्यूशन देना पड़ेगा, यानी जिस प्लेक्सिस को हमें एनेस्थेसाइज करना पड़ेगा वो होगा सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो नेक की सर्जरी के लिए जिस नर्व्स को ब्लॉक करना होगा वो होगी सर्वाइकल प्लेक्सिस। और जो एनेस्थेटिक सोल्यूशन होगा, एनेस्थेटिक सोल्यूशन कहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, क्योंकि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से पीछे, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से आगे, तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। इसके भी हम कह सकते हैं कि इसके 3 पार्ट करता हूँ, सुपीरियर 1/3, मिडल 1/3 और इंफीरियर 1/3। तो इसके सुपीरियर 1/3 और मिडल 1/3 के जंक्शन के पर ही हम एनेस्थेटिक सोल्यूशन डालते होते हैं। तो सुपीरियर 1/3 और मिडल 1/3 की जंक्शन पर हम एनेस्थेटिक सोल्यूशन डालते होते हैं। तो ये था नेक की सर्जरी में। अगर हमने करनी हो अपर लिम्ब की सर्जरी, इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट भी रह गया कि सर्वाइकल प्लेक्सिस के ब्लॉक से ये होगा कि डायाफ्राम का भी सेम साइड के ऊपर पैरालाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फेरेनिक नर्व का ब्लॉक हो गया यहाँ पर। तो फिर ये जो होगा टेक्निक होगी ये पल्मोनरी और कार्डिक डिजीज के पेशेंट में नहीं की जाएगी, इनके डायफ्राम का भी इसमें पैरालिसिस होता है। तो फिर ये कार्डिक डिजीज और पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट में परफॉर्म नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम का पैरालिसिस होता है। दूसरा, अगर हमने अपर लिम्ब की सर्जरी करनी है तो अपर लिम्ब को जो नर्व सप्लाई करती होती है उसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो इसके जिस पार्ट को हम ब्लॉक करते होते हैं वो उसका सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट। सुप्रा क्लेविकुलर का मतलब वो पार्ट जो क्लेविकल से ऊपर होगा, सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक। तो फिर एनेस्थेटिक सोल्यूशन कहाँ पे डाला जाएगा? एनेस्थेटिक सोल्यूशन डाला जाएगा सुपीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल, सुपीरियर टू मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल, यहाँ पे एनेस्थेटिक सोल्यूशन डाला जाएगा। तो ये था नर्व ब्लॉक इन लैटरल सर्वाइकल रीजन। नेक्स्ट है इंजरी टू सुप्रास्कैपुलर नर्व्स। सुप्रास्कैपुलर नर्व्स, सुप्रास्कैपुलर नर्व ये वो नर्व है जो किसको सप्लाई करती थी? डेल्टॉइड को। तो बेसिकली तो सुप्रास्कैपुलर नर्व है। तो फिर सुप्रास्कैपुलर नर्व का जो इंजरी होगी वो हमें कब देखने को मिलेगी? जब क्लेविकल का फ्रैक्चर होगा, स्पेसिफिकली इसके मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल का, क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है क्लेविकल के साथ। तो जो फ्रैक्चर होता है क्लेविकल का मिडल 1/3, तब हमें सुप्रास्कैपुलर नर्व की इंजरी देखने को मिलती है। और इसके क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे? क्योंकि ये जो नर्व होती है 2 मसल को सप्लाई करती है, एक टेरिस माइनर और दूसरा डेल्टॉइड। तो टेरिस माइनर अगर हो गया तो हमें लैटरल रोटेशन नहीं होगी आर्म की शोल्डर जॉइंट के अराउंड, और दूसरा अगर डेल्टॉइड हो गया तो फिर जो एबडक्शन होती है उसकी इनिशिएशन वो नहीं होगी। ओके,
मेरे ख्याल से शायद मैंने उल्टा लिख दिया है। ये जो सुप्रास्कैपुलर नर्व आई थिंक ये उसको सप्लाई करती होगी सुप्रास्पाइनेटस को, वही लैटरल रोटेशन कराता होगा और एबडक्शन की इनिशिएशन। तो फिर टेरिस माइनर नहीं आना चाहिए और डेल्टॉइड भी नहीं आना चाहिए। तो मैं अपर लिंब तो तकरीबन भूल ही चुका हूँ। चलो आप चेक कर लीजिएगा कि सुप्रास्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई करती है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये जब भी लाइगेट करेंगे जब हेड के अंदर ब्लीडिंग हो और ब्लीडिंग को कंट्रोल करना हो। अगर इसको लाइगेट कर भी दे तब भी डिफरेंट टिश्यू को ब्लड फ्लो तकरीबन से मिलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोलैटरल अनास्टोमोटिक चैनल्स होते हैं। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है जो कोलैटरल सर्कुलेशन या कोलैटरल सप्लाई प्रोवाइड करेगी। उस आर्टरी का नाम है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी। डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी। ऑक्सीपिटल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। ये कोलैटरल ब्लड प्रोवाइड करेगी। किस तरह प्रोवाइड करेगी? क्योंकि ये दो आर्टरी के साथ अनास्टोमोसिस करती है। ये अनास्टोमोस करती है तो किन दो आर्टरी के साथ? पहली जो आर्टरी है उसका नाम है वर्टिब्रल आर्टरी, और वर्टिब्रल आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच होती है? सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की ब्रांच होती है वर्टिब्रल आर्टरी। और अगली है डीप सर्वाइकल आर्टरी जो कि थायरोसर्वाइकल ट्रंक आई थिंक उसकी, या सिंपल आप कह सकते हो कि ये सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच होती है। तो डीप सर्वाइकल ब्रांच इन दो के साथ अनास्टोमोस करती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोलैटरल ब्लड मिल सकता होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वाले एरिया को भी। तो ये थे क्लिनिकल लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। 3-4 क्लिनिकल और रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।